अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हिंदुस्तानी जासूस कुलभूषण सुधीर यादव को पाकिस्तान की फौजी अदालतों की तरफ से सुनाई गई सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तानी कानून जो है उसके जो तकाजे हैं उसको पूरा करते हुए सजाए मौत के फैसले पर नजरसानी करें। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के तहत जो काउंसलर तक रसाई ना देने पर बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो एडहॉक जज हैं जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने अपनी इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि वियना कन्वेंशन का इतलाक जासूसों पर नहीं होता, लेकिन आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले में ज्यादा जोर कुलभूषण सुधीर यादव की काउंसलर रसाई पर रहा और जो स्पाई का मामला था उसके ऊपर कोई वाज़ेह राय सामने नहीं रही और फैसले में ये भी लिखा गया कि पाकिस्तान फिल फौर कुलभूषण को काउंसलर तक रसाई दे। दूसरी तरफ इस फैसले को देखकर भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। याद रहे कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को दी गई दरख्वास्त में 3 मुतालबात किए थे। एक मुतालबा ये भी था कि कुलभूषण की सजाए मौत को खत्म करके बरी किया जाए और इसे वापस भारत भेजा जाए, जो नहीं हुआ। इस फैसले में कुलभूषण की बरियत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। क्या अब कुलभूषण सुधीर यादव का मुकदमा पाकिस्तान की आम अदालतों में चलेगा? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फौजी अदालत की तरफ से दिए गए सजाए मौत के फैसले पर नजरसानी का कहा गया है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले की रोशनी में ये सवाल भी उठता है कि उन सैकड़ों पाकिस्तानियों का क्या बनेगा जो फौजी अदालतों की तरफ से सजाए मौत के फैसलों के बाद जेलों में सजाए काट रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं शशांक कुमार साहब, वो इंटरनेशनल वकील हैं, जिनीवा बेस्ड हैं। जिनीवा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक लॉ क्लर्क हैं टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जजेस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फोन लाइन पे अहमद बिलाल सूफी साहब, माहिर कानून हैं, बैनुल अक़वामी माहिर कानून हैं, साबिक वफाकी वजीर कानून हैं, स्पेशल सफ़ीर हैं वजीर आज़म के। सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन करे हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लाहौर से माहिर कानून हैं और बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हैं। सबसे पहले शशांक, आपकी जानिब आऊंगी, आप चूंकि बाहर बैठे हुए हैं, ये बताइए कि हिंदुस्तान की तरफ से ये कह देना कि जी वो स्पाई नहीं थे, तो ये तो एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया, चूंकि जो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं जो एडहॉक जज थे, उन्होंने ये कहा है कि कुलभूषण यादव साहब जो है उनको जो है वो काउंसलर एक्सेस जो है वो स्पाई को अप्लाई नहीं करता, तो अगर वो स्पाई हैं या जासूस हैं तो उनको काउंसलर तक रसाई नहीं देनी चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस। जी, और आई गेस मेरे को सबसे पहले ये बोलना चाहिए कि ना मैं यहाँ हिंदुस्तान का व्यू रखने वाला हूँ, मैं कोर्ट के लिए काम करता था, सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड प्रेजेंट द इंस्टीट्यूशनल व्यू। एंड वो व्यू मेरे हिसाब से ये है कि आई थिंक कोर्ट ने वेरी क्लियरली ये बोला है, 15 जजेस जो कोर्ट के हैं, जो परमानेंट जजेस हैं, उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि स्पाई का स्टेटस, कि वो जासूस हैं या नहीं, या कोई भी अगर जासूस है या नहीं, वो एकदम इररेलेवेंट है वियना कन्वेंशन के एनालिसिस के लिए, कि वेदर consular rights have been violated or not, consular access has not been provided. To determine this question, it is entirely immaterial to look at whether the person is a spy or not. And the Vienna Convention does not have a carve-out for spies. Now, of course, जो पाकिस्तान के जज एडहॉक हैं उनकी पोजीशन ये रहेगी ऑब्वियसली, एंड पाकिस्तान ने अपनी प्लीडिंग्स में भी काफी स्टेट प्रैक्टिस दूसरे देशों की एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी कि स्पाइस के केसेस में कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जाता, पर जो कोर्ट के जो 15 जजेस हैं, द एंटायर कोर्ट एज इट इज प्रिटी क्लियर कि वियना कन्वेंशन में ये कार्व आउट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे अलग से निकाला नहीं गया है। मगर शशांक, मुझे ये बताइए कि जो भारतीय मीडिया है, मुझे पता है आपने कहा है कि आप भारतीय मीडिया को, ना ही भारतीय हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर वो इस केस को लेके एक विक्ट्री के तौर पे इसको मान रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? चूंकि कुलभूषण यादव अभी भी पाकिस्तानी कवानीन के तहत पाकिस्तानी अदालतों में उनको पेश होना पड़ेगा, अपनी सफाई जो है वो पेश करनी पड़ेगी, तो ये एक जीत कैसे है हिंदुस्तान के लिए? जी, जीत ये है कि मतलब ऑब्वियसली कोर्ट ने ये तो डिसाइड करा ही है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है, एंड वो वायलेशन कंटिन्यूइंग है, ये भी कोर्ट ने बोला है कि अभी भी वो वायलेशन चल रहा है और उस वायलेशन को फौरन रोका जाए। तो इस तरीके से
प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल विक्ट्री तो है ही। बाकी जो रेमेडी और जो रिलीफ की आप बात कर रही हैं कि इंडिया ने कहा था कि उन्हें वापस भेजा जाए और कोर्ट ने अल्टीमेटली वो नहीं दिया और कोर्ट ने कहा कि रिव्यू एंड रिकंसिडर करा जाए, इसमें कोई इतना सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोर्ट ने पहले ऐसे जैसे भी केसेस आए हैं उसमें किसी भी केस में वापस भेजने को नहीं बोला है। और ये जजमेंट में कोर्ट ने काफी साफ साफ लिखा है कि हम क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, और यहाँ पे कन्विक्शन वॉज नॉट व्हाट वाज एट इशू, इट वॉज द फैक्ट कि जाधव जी को मिलने नहीं दिया गया इंडियन कॉन्सुलर ऑफिशियल से, एंड वो बहुत लिमिटेड एक स्कोप है उस क्वेश्चन का, यू नो, एंड द ICJ does not really venture beyond the limited scope of these questions because आई गेट योर पॉइंट, नहीं करना आई गेट योर पॉइंट। अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि अब ये जो सवाल उठा है कि क्या कुलभूषण यादव जासूस हैं कि नहीं है, ये सवाल है या हमने ये फैसला कर लिया है, या अब जब ये केस सिविल कोर्ट्स में जाएगा, अगर जाएगा तो इसके ऊपर भी ट्रायल होगा कि क्या कुलभूषण यादव असल में जासूस है कि नहीं है? देखिए मुनीज़े, नॉर्मली जब इस नौयत की तवील जजमेंट आती है तो रूल ऑफ थंब ये है कि वन स्लीप्स ओवर इट बिफोर यू फाइनली एनालाइज इट। दुरुस्त। दुरुस्त। बहुत तवील जजमेंट है, इसका इम्पैक्ट है इसके एक एक लफ्ज का, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस हैं, मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में, ऑपरेशनल पैराग्राफ्स में भी ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ डिक्लेरेशंस हैं। मैं अमूमी तौर पे ये समझता हूँ कि बेसिकली ये एक डिक्लेरेटरी रिलीफ जो था वो इंडिया को मिला है, और जो एक अमली रिलीफ है वो पाकिस्तान के हक में आया है। जो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ इंडिया मांग रहा था कि अगर ये डिक्लेरेशन मिल जाए कि राइट ऑफ काउंसलर एक्सेस अवेलेबल था, तो फिर कॉन्सिक्वेंशली एनलमेंट का राइट इंडिया को मिलना चाहिए था, और मजीद कॉन्सिक्वेंशली उसको वापस इंडिया भिजवाया जा सकता था। तो कॉन्सिक्वेंशियल राइट्स नहीं मिले, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मिला, और सिर्फ डिक्लेरेटरी रिलीफ उनको मिला है। पाकिस्तान को ये डिक्लेरेटरी रिलीफ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ग्रांट करनी पड़ेगी एक्सेस। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो उस हद तक नहीं माना गया, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रीटमेंट के एक्सेस देने का इम्पैक्ट क्या है इस ट्रायल पर, जिस ट्रायल के थ्रू से कुलभूषण गुजरे, और उनकी कन्विक्शन पर उसका क्या असर है, ये पाकिस्तान पे छोड़ दिया गया है एक इफेक्टिव मैकेनिज्म, इफेक्टिव रिव्यू के थ्रू। अब इफेक्टिव रिव्यू क्या है, ये एक सवाल है जिस पर हम बहस करेंगे, कई दिन बहस होगी, और हो सकता है पॉलिसी लेवल पर भी इस पर डिलिब्रेशंस हों कि रिव्यू से मुराद कोई स्पेशल बेंच ऑफ हाई कोर्ट है, रिव्यू से मुराद एडवाइजरी ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का कि उसके सामने तमाम कवायद रखे जाएं, या कोई कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स है लोकल और इंटरनेशनल, बिकॉज एक क्रेडिबल प्रोसेस होना बेहद जरूरी है पाकिस्तान की रेपुटेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट के हवाले से कि आपको एक डायरेक्शन ICJ ने दी है। मगर ये बताइए अहमद साहब, जो काउंसलर एक्सेस की बात की गई है वो जाहिर है इंडियन काउंसलर एक्सेस की बात की गई है ना? जी, दैट इज राइट, वो इंडियन काउंसलर एक्सेस की बात की गई। कहीं ऑब्जर्वेशन कुछ और भी मैं देख रहा था जजमेंट में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बाबत भी है कि आप कुछ तवक्कुफ भी दे सकते हैं एक्सेस देने में जब इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग हो, ताकि जो एक्सेस है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करे। बाज़ अगर मिलने वाला कोई विस्परिंग कर सकता है, कोई थ्रेट दे सकता है, कोई लोकल लैंग्वेज में मैसेजिंग कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये सब वो बातें हैं जिसमें हम तफसील में जाएंगे एज दिस जजमेंट इज अंडरस्टूड इन अ मोर डिटेल फैशन। ठीक। सलमान अकरम राजा साहब, जिस तरह अहमद साहब ने कहा कि जो एक अच्छा वकील है ही स्लीप्स ओवर इट, तो हम जैसे लोग आप लोगों को तंग करते रहते हैं, मगर हमारी भी अपनी मजबूरी है। तो आपसे मैं भी सवाल करती हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है कि कुलभूषण यादव के ऊपर, बल्कि नहीं कहा, उसके ऊपर बिल्कुल एम्बिवेलेंट हैं कि जी क्या वो जासूस है कि नहीं है, उसके ऊपर बात ही नहीं हुई, ज्यादा दारोमदार काउंसलर एक्सेस पे ही रहा। अब अगर यहाँ पे मुकदमा चलता है और हाई कोर्ट्स के अंदर मुकदमा चलता है, तो फिर उसकी नौयत क्या होगी? क्या वो उनके वजूद जो कि वो जासूस थे कि नहीं थे, उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे, उसके ऊपर भी ट्रायल होगा? देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे पाकिस्तान में तो एक ट्रायल हो चुका है मिलिट्री कोर्ट के सामने, और उस ट्रायल में ये फैसला दे दिया गया है कि वो जासूस थे, वो दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस थे और उनको सजाए मौत हो चुकी है। इस सारे कुछ को रद्द नहीं किया गया, लिहाजा पाकिस्तान के कवानीन के तहत वो जासूस या और दहशतगर्द तो साबित शुदा हैं। अब सिर्फ ये होना है कि रिव्यू का जो मैकेनिज्म होगा वो खा हाई कोर्ट के सामने हो। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की नज़ीर दी गई कि पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के
फैसलों पे नजरसानी की, उनको रद्द भी किया। लिहाजा ये एक इम्कान अब पैदा हो गया और पाकिस्तान ने बतौर रियासत अपने एजेंट के जरिए ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे हाई कोर्ट्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के हवाले से नजरसानी कर सकें। अब अगर तो ये होता है, ये तरीका अपनाया जाता है, तो उस सूरत में ये देखा जाएगा कि जो फैसला हुआ है वो फैसला सही है, सही नहीं है, उसमें जो काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई यादव साहब को, उसका क्या असर हुआ, वो क्या इस हक के हकदार थे कि वो अपना वकील मुकर्रर करते काउंसलेट के जरिए, भारतीय काउंसलेट के जरिए। इस हक को भी माना गया है। अब ये हक चूंकि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया या उनको नहीं दिया गया, तो इसका क्या असर है ट्रायल पे जो हो चुकी है। और आर्टिकल 10A का हमने हवाला दिया कि हमारे आइन का आर्टिकल 10A जो है वो फेयर ट्रायल को एक बुनियादी हुकूक की फहरिस्त में रखता है, एक बुनियादी हक के तौर पे अता करती है हमारा आइन जो है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आलमी अदालत ने यह कहा है कि जो रिव्यू और रिकन्सिडरेशन होगी उसमें इन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। ये भी कहा उन्होंने कि अगर खुसूसी किसी कानून के तहत कोई रिव्यू और रिकन्सिडरेशन का हम मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काफ़ी है, तो फिर उसी के ज़रिए हम ये रिव्यू जिसका तकाजा आज आलमी अदालत ने किया है वो फराहम कर सकते हैं। ठीक, सुशांत, आप इसको कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान जो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन की बात सलमान अकरम राजा साहब भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान अब क्या चाहेगा पाकिस्तान से मजीद इसके ऊपर? जी, आई थिंक कोर्ट ने काफी गाइडेंस दी है अपने जजमेंट्स में, एंड इनफैक्ट वो अनयूजुअल लेंथ तक गई है बताने के लिए कि ये रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन करने के लिए एक्चुअली आपको करना क्या पड़ेगा पाकिस्तान को। एंड आई थिंक जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बोला, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पेंड सम टाइम रीडिंग द जजमेंट, बट कंपेयर टू जजमेंट्स इन द पास्ट, इस जजमेंट में काफी ज्यादा गाइडेंस दी है कोर्ट ने। नाउ काफी सारे एक्चुअली मेरे पास भी सवाल हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन के पाकिस्तान डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में होता क्या है, एंड आई एम ऑफ कोर्स अनअवेयर ऑफ इट। बट फॉर एग्जांपल द कोर्ट पॉइंटेड आउट के इट इज अनक्लियर whether military courts in Pakistan are judicially reviewable by high courts for violations of the Vienna Convention. So it was unclear to the court, and I wonder whether that's true or not. Apparently पाकिस्तान ने बोला कि हमने पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट जिसको अभी रेफर किया गया वो अपील पे ले गए हैं, उस अपील का क्या हो रहा है। तो आई थिंक ये सारे सवाल हैं जो बिल्कुल सही बोला दूसरे पैनलिस्ट ने, जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कोर्ट एक्चुअली चाहती क्या है। ठीक है, और ठीक, ये जो आपने सवाल किया बड़ा अहम है, बहुत अहम सवाल है। अहमद साहब, जो सुशांत ने सवाल किया है वो बुनियादी सवाल है। उसने ये कहा है कि जो वियना कन्वेंशन के तहत अगर आपने किसी को हिरासत में लिया है तो एक ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद है जो आज आईसीजे ने भी कोर्ट की, और उन्होंने कहा कि जी उस जजमेंट के तहत जो मिलिट्री कोर्ट्स के तहत सजाए मौत लोगों को दी गई थी, 73 लोगों को दी गई थी, वो ओवरटर्न कर दी थी पेशावर हाई कोर्ट ने। तो अब क्या वियना कन्वेंशन के तहत चूंकि इनको सजा मिली है तो जरा मुख्तलिफ नौयत की है, क्या ये सिविल कोर्ट्स में चैलेंज हो सकती है ये सजा जो फौजी अदालतों से मिली है? देखिए, कुलभूषण यादव भी पर्सन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो उसकी लीगल कैटेगरी एनिमी एलियन की है। एनिमी एलियन से मुराद वो शख्स है जो एनिमी से ताल्लुक रखता हो और एलियन हो टेरिटरी पर, और आर्टिकल 10 में फंडामेंटल राइट्स से एंटाइटलमेंट फुली एनिमी एलियन को नहीं होती। उसने अगर सू भी करना है तो भी फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन से करता है। लेकिन मेरा ख्याल है इन हालात में फेडरल गवर्नमेंट इजाजत देगी अगर यादव साहब बजाते खुद चैलेंज करना चाहें इस प्रोसेस को हाई कोर्ट में। अच्छा, अगर वो खुद चैलेंज करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट, तो उसका उनके पास एक गुंजाइश, लीगल गुंजाइश मौजूद है, और शायद वो चैलेंज ही रिव्यू बन जाए जिसका मैकेनिज्म का इशारा आईसीजे ने किया है। अल्टरनेटिवली ये रिव्यू तेरहनी के पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन है एज अ स्टेट के पाकिस्तान ये रिव्यू अंडरटेक करना है, तो उस रिव्यू के कॉन्सिक्वेंस में अगर रिव्यू वाले ही इस नतीजे में पहुंचते हैं कि इस कन्विक्शन को सर्टिफाइड होना चाहिए, रीट्रायल होना चाहिए, तो भी वो रिलीफ मिल सकता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, रिव्यू करने के बावजूद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सफिशिएंट एविडेंस है, कोरैबोरेटिव मटेरियल भी बहुत ज्यादा है, कन्फेशनल स्टेटमेंट भी डिसरिगार्ड भी की जाए तो भी मटेरियल काफी है। तो ये डिपेंड करता है, एज थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड वी विल बिकम मोर क्लियर, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एवरीथिंग विद एक्यूरेसी। नहीं, मगर फिलहाल वो एक बात क्लियर कर दें, फिलहाल तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है ना कुलभूषण यादव? जी, मेरे जाती ख्याल में वो जा सकता है। ऑल राइट, सलमान साहब, जो मैं आपकी बात समझी थी आपने भी तकरीबन यही कहा था कि वो सिविल कोर्ट्स में जा सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
कि सिविल कोर्ट से यहाँ मुराद होगी हाई कोर्ट अपनी आईनी ज्यूरिस्डिक्शन में अंडर आर्टिकल 199, जिसको हम रिट पिटिशन भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ज्यूरिस्डिक्शन है, उसका हवाला आईसीजे ने भी दिया है। हमने भी यही मौकफ अपनाया पेशावर हाई कोर्ट का हवाला देते हुए। तो एक तो वो रास्ता है जो अपनाया जा सकता है। अब ये जरूर है कि रिट ज्यूरिस्डिक्शन की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो एक अपील नहीं है, इट इज नॉट ए कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल ट्रायल प्रोसीडिंग्स। उसमें क्या कुछ उठाया जा सकता है वो अपनी जगह बात है, लेकिन अगर इस नुक्ते को मान लिया जाए कि वियना कन्वेंशन की जो वायलेशन है जिसका आज फैसला किया है आईसीजे ने, वो अगर मान लिया जाए कि ऐसा ग्राउंड है जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन में पाकिस्तानी कोर्ट देख सकते हैं और उसकी बुनियाद पर जो ट्रायल हुई है उसको सही या कलअदम करार दे सकते हैं, तो फिर हाई कोर्ट के सामने रिट पिटिशन जो है वो एक मौसर रिव्यू और रिकंसिडरेशन का एक जरिया होगी। लेकिन यह सवाल रहेगा कि वियना कन्वेंशन की वायलेशन जो है क्या उसको हमारे हाई कोर्ट एज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लॉ देख सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे हमारे हाई कोर्ट जो हैं वो सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स को मलूज़े खातिर लाते हैं जो डोमेस्टिक लॉ पे बेस्ड हों। तो अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, जैसे लेजिस्लेशन का जिक्र किया आईसीजे ने, कि हम लेजिस्लेशन करके जो वियना कन्वेंशन की ऑब्लिगेशंस हैं उनको नाफिज कर दें पाकिस्तानी कवानीन में और उनका हिफाज रेट्रोस्पेक्टिवली यादव के केस पे भी कर दें। लेकिन ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में गौर व खौज करना पड़ेगा, इसमें टेक्निकल मामलात हैं, उनको बड़ी तवज्जो से मैं समझता हूं हमें देखना होगा। सलमान साहब, मुझे एक बात बताइए, चूंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पेशावर हाई कोर्ट की रूलिंग थी 2018 के अंदर पिछले साल, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जो 73 लोग हैं जिनको सजाए मौत मिली है, उन्होंने उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा की ओवरटर्न कर दी थी और कहा था कि सबूत ना होने की बुनियाद के ऊपर हम इनकी सजाए मौत को मुस्तरद करते हैं। तो आज उसको कोर्ट किया है आईसीजे ने, फिर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में भी बात की है। तो जो बाकी पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट्स के उनको सजाए मौत मिली हुई है, उनका अब क्या होगा इन लाइट ऑफ दिस जजमेंट? विल इट हैव एनी इफेक्ट ऑन व्हाट इज हैपनिंग हियर इन पाकिस्तान? जी, इसका एक अच्छा खुशगवार मैं समझता हूं नतीजा हो सकता है अगर पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट को अब अफर्म कर दिया जाता है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने उस जजमेंट का हवाला दिया है, उस पर इन्हिसार किया है आईसीजे के सामने, और अपील में अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहोल्ड करती है, उसको दुरुस्त करार देती है, तो फिर तमाम लोगों के लिए जिनकी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के सामने हुई है, एक दरवाज़ा खुल जाता है कि अगर उस ट्रायल के दौरान ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया तो वो रिट ज्यूरिस्डिक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन में पिटिशन करके अपनी सजा को, अपनी ट्रायल को कलअदम करार दिलवा सके। तो इस वक्त ये मामला यकीनन सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बात क्लियर हो जाएगी, वजाहत हमें मिल जाएगी। अच्छा सुशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है सुशांत को मेरी शायद आवाज नहीं आ रही है। सलमान साहब, आखिरी सवाल भी आपसे कर लेती हूँ। हमने देखा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी अब वो कुछ कम हो रही है। आपको लगता है कि उसका बराह रास्त असर कुलभूषण यादव की केस पे होगा? और मैं आपसे सियासी बात कर रही हूँ इसलिए चूंकि हर वकील तकरीबन सियासी होता है। देखिए, ये तो जरूर है कि अब अगर रिव्यू के बाद और अगर रीट्रायल भी होती है या नहीं होती, हम उसको बतौर कैदी अपने पास रखते हैं, तो उस सूरत में ये तो हमेशा रियासतों के दरमियान होता है कि किसी भी मरहले पे प्रिजनर स्वैप भी हो सकता है। हमारे भी कुछ लोग यकीनन भारत की तहवील में होंगे, तो रियासत पाकिस्तान और भारत की रियासत अगर चाहेंगे तो किसी मरहले पे एक गुडविल जेस्चर के तौर पे या एक इंसानी बुनियादों पर इनका तबादला कर सकते हैं। तो ये एक रियासत के पास कुल एक ऑप्शन हमेशा मौजूद रहती है। ठीक है, मगर आपकी जो राय है और बाकी माहिरों की भी, एक्सपर्ट्स की जो राय रही है वो यही रही है कि अभी आगे जाके कुछ पता चलेगा कि क्या कुलभूषण यादव का केस सिविलियन कोर्ट्स में, पाकिस्तान की सिविल अदालतों में जाता है कि नहीं, इसकी नौयत अब देखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, बिलाल सूफी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, शशांक कुमार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था जिनीवा से। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हम
बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का अमरीका दौरे पर और हाफिज सईद के हिरासत के ऊपर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। महकमा इंसाद दहशत गर्दी ने आज कलअदम तंजीम जमातुल दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि 10 साल बाद मुंबई हमलों का नाम नेहाद मास्टरमाइंड पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया। इसको ढूंढने के लिए 2 साल से बहुत दबाव डाला जा रहा था। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हाफिज सईद के खिलाफ जल्द तहकीकात करके चार्जशीट भी पेश करेगा। नाज़रीन, हाफिज सईद पर दहशत गर्दों की मदद के लिए फंड्स इकट्ठे करने का इल्जाम है। हाफिज सईद के साथियों समेत 13 रहनुमाओं के खिलाफ 23 मुकदमा दर्ज किए गए थे इसी साल, और जमातुल दावा को पाकिस्तानी हुकाम ने इस साल मार्च में ही कलअदम करार दिया था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2009 में और अमरीका ने 2014 में इनकी तंजीम जमातुल दावा को पहले ही दहशतगर्द जो है तंजीम करार दिया था। याद रहे कि उस वक्त पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट पर है इसी वक्त, और ब्लैक लिस्ट पर जाने से बचने के लिए हमने कुछ इक़दामात उठाए हैं, जिनमें टेरर फाइनेंसिंग के इल्ज़ामात पर कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो एक तंजीम है या हमने जो कोशिश की है वो सामने आई है, और हाफिज सईद की गिरफ्तारी को इस पसे मंजर में देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही दिनों में अमरीका के अहम तरीन दौरे पर वाशिंगटन जाएंगे और सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। कुछ हलकों के मुताबिक नाज़रीन, हाफिज सईद की गिरफ्तारी शायद इसी सिलसिले में हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल इस बारे में पहली दफ़ा बात की और ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीका का जो दौरा है वो जनूबी एशिया और पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का नया दौर शुरू करेगा, और उम्मीद करता हूं कि ये साबित होगा और वज़ीर आज़म अमरीकी लीडरशिप को बावर करवाएंगे कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत चाहता है और उसके ऊपर बातचीत का दबाव भी डालें ताकि बाहमी ताल्लुकात फिर से बहाल हो जाएं। नाज़रीन, सवाल यह है कि अमरीका पाकिस्तान से और क्या चाहेगा। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है अनवर इकबाल साहब को, वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी हैं और डॉन की तरफ से एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं। हमें ज्वाइन करे हैं वाशिंगटन से। रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन करे हैं लाहौर से, ये भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अमरीका में भी रह चुके हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ हैं रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, आप दफाई तज्ज़ियाकार हैं और आपका भी मौक़िफ़ इस मामले पे बहुत ज़रूरी है। मगर सबसे पहले वाशिंगटन चलते हैं क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब भी वहीं जा रहे हैं। अनवर इकबाल साहब, जो विश लिस्ट है वाशिंगटन की, आप बताएंगे कि वो क्या होगी? चूँकि हमने मदद तो की है वाशिंगटन की, अमरीका की, बिलखुसूस अफगानिस्तान के अंदर के जो तालिबान हैं उनको मुज़ाकराती मेज़ पर तो ले आए हैं। आपने देखी होगी अभी जो 2 घंटे पहले सदर ट्रंप ने अपनी ट्वीट जो जारी की है उसमें तो उन्होंने बात बिल्कुल वाज़ा कर दी। हाफिज सईद की गिरफ्तारी पे ट्वीट थी उनकी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है 10 साल की कोशिशों का नतीजा है। उससे ये बात वाज़ा हो गई है कि ज़ाहिर है कि ये इसका एक लिंक है, एक सिलसिला है, और इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि दौरे से कबल दोनों मुल्कों ने कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने शुरू किए। उसमें जो पहला कदम था वो अमेरिका की तरफ उठाया गया, जिसमें आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को उन्होंने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया और उसके साथ किसी किस्म के ताउन को एक जुर्म करार दिया। और उसके बाद फिर कुछ अफगानिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से कुछ इक़दाम जो कि पहले से हो रहे थे, कॉपरेशन, दोहा टॉक्स में मदद और सारा सिलसिला चल रहा था। और उसके बाद जो है अब बड़ा जो कदम पाकिस्तान ने उठाया है, जिसको खुद सदर ट्रंप ने वेलकम किया, वो है हाफिज सईद की गिरफ्तारी। जो यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है वो ये हो रही है कि 2 अहम मौजू होंगे। अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान होगा और वो अफगानिस्तान में मजीद कोऑपरेशन चाहते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि वो इनखला चाहते हैं वहाँ से अपनी फौजों का। और सदर ट्रंप इलेक्शन में जो फॉरेन पॉलिसी की बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी के तौर पे इसको पेश करना चाहते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन में। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान जो चाहता है कि अमेरिका जो है FATF की तरफ से जो पाबंदी लगने का इम्कान है, खासतौर पे ब्लैक लिस्ट पे आने का इम्कान है, उस सिलसिले में अमेरिका के रवैये में नरमी आए। आपने देखा कि पिछले दिनों यहाँ फ्लोरिडा में मीटिंग हुई थी FATF की, जिसमें अमेरिका ने काफी सख्त रवैया इख्तियार किया था पाकिस्तान के हवाले से
और भारत ने उसमें बताया था कैंपेन चलाई थी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की। तो पाकिस्तान ये समझता है कि अगर अमेरिका के रवैये में तब्दीली नहीं आती है, नरमी नहीं आती है, तो उसके ब्लैक लिस्ट पे आ जाने का काफी खदशा है। तो मैं समझता हूं कि जो हाफिज सईद के खिलाफ जो कदम उठाया गया है और उस पर मजीद कुछ लोग और भी गिरफ्तार होंगे, वो एक बहुत अहम कदम है। और ये जो कुछ भी मुज़ाकरात होंगे उसमें भी इस सिलसिले की एक बड़ी अहम कड़ी है। जी मार्शल साहब, मुझे ये बताइए कि इतना दबाव इंडिया का अमेरिका के ऊपर है कि वो उनको एक तरीके से प्रेशराइज कर सकते हैं, हमें प्रेशराइज कर सकते हैं अमेरिका के ज़रिए कि हम हाफिज सईद साहब को इस तरह अरेस्ट कर लें, और चूँकि उनके अरेस्ट वारंट्स तो पहले से निकले हुए थे, मगर टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इसके अंदर। देखें, पहली बात तो ये है कि ठीक है, हुकूमत ने तो फैसला कर लिया और उनको अरेस्ट किया, और मैं समझता हूँ बिल्कुल ये दबाव का नतीजा है, क्योंकि हाफिज सईद के बारे में कोई ऐसी चीज़ आज तक साबित नहीं हुई। हमारे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट में भी ये मुकदमा इनका चल चुका और वहाँ से उनको क्लीन चिट मिली। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत के पास कोई ऐसे सबूत हैं जिसके तहत वो इन्हें गिरफ्तार करे और ये कहे कि हाँ ये कालादम जमात बनती है, इनके खिलाफ ये चार्जेस हैं। अगर अब वो चार्जेस सामने लाएंगे तो मेरे नजदीक तो ये कोई मुनसिफाना बात नहीं है। तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये दबाव में ये काम किया जा रहा है। और फिर अमेरिका की तरफ से भी दबाव इस तरह का कि पहले उन्होंने वो BLA को कालादम जमात करार दे दिया, अब उसके बदले में नजर आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो वो मांगेंगे। कोई भी वहां पे फ्री लंचेस की बात तो नहीं हुआ करती। और उसके तहत मैं समझता हूं कि हुकूमत ने दबाव के तहत ये काम किया है, और हुकूमत पे दबाव ये है कि FATF जो है उसके अंदर चूंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट और फिर ब्लैक लिस्ट में जाने के इसके चांसेस हैं, तो अमेरिका की नरमी इख्तियार करना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ये सारा मामला जो है ये कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे के साथ मिलती हैं। मगर शायद साहब ये बताइए कि अगर दबाव है, ये काम हुआ है, अगर दबाव है तो फिर जाहिर है कि जो चार्जेस अभी तक जो फ्रेम नहीं हुए मगर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उनको CTD हमें ऑफिशियल्स हमें ये बता रहे हैं कि उनको पकड़ा गया है, तो फिर जो हमारा कानून है या हमारी अदालतें हैं उसके अंदर तो फिर केस जो है वो चलने से पहले ही खत्म हो जाएगा अगर शायद ही इकट्ठे ना हुए तो। जैसे मैंने कहा कि ये तो अदालतों में आपको साबित करना था जी, और उनके फैसलों के मुताबिक आपने ये फैसला करना था। और अगर आप उनके यहाँ मुकदमा साबित होने से पहले आप फैसला करते हैं, अब आप मुकदमे जो हैं उसके जो चार्जेस हैं उनको फ्रेम करेंगे, तो ये तो उल्टी बात चल पड़ी। बहरहाल आपकी जो लॉ डिपार्टमेंट है वो इसका जवाब दे, और अदालतें जो है मैं भी समझता हूँ वो सवाल करें, क्योंकि अदालतों ने आज तक कोई भी इनके खिलाफ जो चार्ज है वो साबित नहीं किया। ठीक, अच्छा आपने जो बात कही है बड़ी अहम है शायद साहब, ये को बात समझ नहीं आती। जी, आपने ये बात बड़ी अहम की है रजा साहब। बात वो ये कह रहे हैं कि जी अभी तक तो कोई उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो अदालतों के अंदर इस वक्त तो प्रूव नहीं हो पाए। तो अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब अमेरिका जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और ऐसे ही होता है कि शायद पूरे नहीं आते जिस तरह शाहिद साहब कह रहे हैं, और उनको क्लीन चिट मिल जाती है फिर से अदालतों से, तो उसका क्या असर होगा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे? या कि जिस तरह के शाहिद साहब कह रहे हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना है और इस तरह एक क्विड प्रो को भी हुआ है BLA के हवाले से। जी बिल्कुल, ये असल जो मामला है वो FATF का जो पाकिस्तान पे दबाव है, और उससे जैसे कि आपको इल्म में है कि IMF की डील जो है और दीगर पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो FATF से जुड़ी हुई हैं, और यही वजह है कि ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्योंकि पहले भी अगर आपको याद होगा ये पहले भी हुआ था और फिर कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया था चंद ही रोज पहले। जी बिल्कुल। और फिर दोबारा ये हुआ है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने जाना है और एक बहुत ही आला खाते का वफ्द जा रहा है अमेरिका, तो जाहिर बात है उन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी करना है सारी चीज के ऊपर, तो गालिबन ये उस सिलसिले की कड़ी है। लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है कि इस बार गवर्नमेंट जो है शायद वो सीरियसली इसको प्रोसिक्यूट करे, क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन थी
इनकी JUD या LET के हवाले से वो काफी कमजोर रहती थी और वो उस तरह की अदालत में ठोस किस्म का केस नहीं पेश करते थे या प्रेजेंट नहीं करते थे और उनको अदालतें जो है ना काफी शवाहिद की बुनियाद के ऊपर छोड़ देती थी। लेकिन अब ये देखना ये है कि क्या इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में कितनी सीरियस है, किस हद तक वो प्रेशर में है, किस हद तक वो कोई पॉलिसी की चेंज हुई है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता ये जरूर है कि जो सिग्नल्स दिए जा रहे हैं अमेरिका को और अमेरिका की तरफ से भी BLA के ऊपर जो पाबंदी आई है वो एक अच्छा साइन है। उससे ये लग रहा है कि दोबारा से एतमाद की फजा बहाल हो रही है। पाकिस्तान और अमेरिका में बड़े सालों से सर्दमोरी रही है और ये खत्म हो रही है और ये हमें इसको वेलकम करना चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के देरीना ताल्लुकात। जी बिल्कुल, और वजीर खारजा ने भी इसका इशारा किया। अनवर साहब, किस किस्म की बज़ है वाशिंगटन के अंदर अब जबकि वजीर आजम इमरान खान साहब आ रहे हैं अमेरिका? चूंकि हमने देखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादातर जो फोकस रहा है वो मिडिल ईस्ट की तरफ रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से कम रहा है, इंडिया की तरफ ज्यादा रहा है। तो क्या सरगर्मियां होंगी, पाकिस्तान का वफ्द वहां पे आ रहा है और किस किस्म की जो उस वक्त एक्टिविटीज है वाशिंगटन के अंदर वो प्लान की गई है? देखें, जहाँ तक वाशिंगटन में ऑफिशियल सर्कल्स का ताल्लुक है या अमेरिकियों का जो रवैया है, थिंक टैंक में परसों ही मैं किस तरह की डिस्कशन में शरीक हुआ था, वहाँ आप ये कह सकते हैं कि एक मोहतात किस्म का मस्बत रवैया है, यानी पॉजिटिविटी है, एक केयरफुल पॉजिटिविटी। उसमें यह है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको इग्नोर करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन साथ वो ताल्लुकात जो है उस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के ब्लैंकेट रिलेशनशिप होती थी पहले, करीबी दोस्त और वगैरह वगैरह। अब एक तो मोहतात किस्म के ताल्लुकात होंगे और मुख्तलिफ इश्यूज पे मुख्तलिफ रवैया होगा। क्योंकि हमें एक बात समझनी चाहिए कि पहले जो ग्रेट गेम थी जिसमें हमने हिस्सा लिया और उसके बाद मुझे याद है अफगानिस्तान वाली, मुझे याद है एक ब्रीफिंग हुई थी इस्लामाबाद में जहाँ एक इंडियन जर्नलिस्ट ने ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग की उस वक्त सफीर रॉबर्ट ओकले से सवाल किया था कि जी ये पाकिस्तान क्या कर रहा है वहाँ हमारे यहाँ कश्मीर में, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था कि जनाब उन्होंने PhD की है अफगानिस्तान में, उसको वहाँ इस्तेमाल। मेरा ख्याल है अनवर इकबाल साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि फिर से उनसे लाइन मिल जाए वाशिंगटन। मगर शाहिद लतीफ़ साहब, आपने अनवर साहब की बात सुनी और वो लुबाब तो यही कह रहे थे कि एक मुहतात पॉजिटिव रवैया है थिंक टैंक्स के अंदर। मगर जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम अमेरिका को बावर कराएंगे कि हमारी कम अज़ कम बातचीत हो, तो जब से मोदी वहाँ पे आए हैं, वज़ीर आज़म मोदी, तब से तो हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात बेहतर तरीके से बहाल होंगे। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि एक नई मोदी हुकूमत जो आई है उसके तहत पाकिस्तान की ये जो ख्वाहिश है कि अच्छे ताल्लुकात फिर से हो जाएं, उसके अंदर अमेरिका एक अच्छा रोल अदा करे, वो पूरी होगी? देखें, ये यकतरफा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है और हम जानते हैं कि दुनिया भर में जब आप ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो दो तरफा मामलात हुआ करते हैं। ये हमारी मैं समझता हूँ कि गलत सोच है और इस तरह अगर वो जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की हम बात करते हैं जी उससे काम नहीं चलेगा और मैं नहीं समझता कि ये एक मस्बत सोच है। पाकिस्तान और भारत जो हैं उनको बराबरी की सतह पर आगे चलना है और हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके कि आप एक कदम लें, हम 2 कदम लेंगे आपकी तरफ। मगर क्या उनकी तरफ से ऐसा कोई इशारा मिला है कि वो पहला कदम लेने को तैयार हैं? अभी तक जैसे आपने कहा कि कोई इशारा तो नहीं मिला। नहीं, दुरुस्त, कोई इशारा नहीं मिला। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अनवर साहब, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप अपनी अगर बात मुकम्मल कर लें। यहाँ पे सब जानना चाह रहे हैं कि वाशिंगटन के अंदर मेरा ख्याल है वजीर आजम साहब